तो वेलकम आप सभी का। और हमारा जो क्लासेस था उसमें हम कल की क्लास में बात कर रहे थे। पहले हमने जाइगोमाइसीट के बारे में बातें की थी, उसको डिस्कस कर लिया था। और लास्ट में हम लोगों ने एस्कोमाइसीट के जो वेजिटेटिव फीचर्स थे उनके बारे में हमारा डिस्कशन हो गया था। तो आज हम इसी क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। तो एस्कोमाइसीट क्लास के अंदर जब हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो दोनों ही पार्ट आ जाएंगे हमारे पास। तो पहला पार्ट रहेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एज ए जनरल बाकी सारी चीजें तो कॉमन सी ही रहनी है कि यहाँ पे कोनिडिया भी बन सकते हैं, स्पोर स्पोरेंजियोस्पोर भी बन सकते हैं, यहाँ पे ओइडिया भी बन सकते हैं। ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो जनरल चीजें हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स हैं। एक्चुअल में क्या है कि एस्कोमाइसिट एडवांस फंजाई हैं, वेल डेवलप्ड हैं। वेल डेवलप्ड कहने का मतलब वेजिटेटिवली नहीं है, सेक्सुअली। और जब हम हायर क्लासेस की तरफ जाते हैं तो एल्गी की हायर क्लासेस में और फंजाई की हायर क्लासेस में बहुत अंतर है। अगर आप फंजाई की हायर क्लासेस की बात करेंगे तो कुछ और है, और एल्गी की हायर क्लासेस की कहानी कुछ और होती है। क्या अंतर होता है? एल्गी की हायर क्लासेस के अंदर प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी आती है, प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि सिस्टम ज्यादा जटिल होते चले जाते हैं। और फंजाई के साथ में उसका उल्टा होता है, प्रोग्रेसिवली सिंप्लिसिटी आती है। और सिंप्लिसिटी की जो हद है वो तो तब हो जाती है जब हम बात करते हैं कि जो बेसिडियोमाइसीट है उनमें तो केवल जो ब्रांच हैं, ब्रांचेज जो होती हैं वो ही मैटिंग करने लग जाती हैं, उनके बीच में ही रिप्रोडक्शन होने लग जाता है, अलग से स्ट्रक्चर बनना ही बंद हो जाती है। और एल्गी की हायर क्लासेस के अंदर वेल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बन रही होते हैं, काफी मैसिव संरचनाएं बनने लग जाती हैं। तो एल्गी की हायर क्लासेस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म स्ट्रांग होती चली जाती है। और फंजाई के अंदर हमें स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो तरीके होते हैं, देखो एसेक्सुअल में जो भी हम चीजें काउंट करते हैं, एसेक्सुअल का सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि हाउ टू इंक्रीज नंबर। बस कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो एसेक्सुअल तरीके से केवल नंबर को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि कोनिडिया बनते हैं तो वो बहुत सारे सेवरल हैं, तो वो केवल स्प्रेड करेंगे, राइट। इसी प्रकार से स्पोर्स बनते हैं, वो नंबर को इंक्रीज करने के लिए ही होते हैं। ओइडिया तो रिपीटेड, जब रिपीटेड रिपीटेड सेप्टम जब बन जाता है, जैसे आपके पास कोई भी माइसीलियम हो और इस माइसीलियम के अंदर जरूरत से ज्यादा सेप्टा बनने लग जाएं, रिपीटेड सेप्टा बनने लग जाएं, तो जो इंडिविजुअल सेगमेंट बनेगा वो काफी छोटा रह जाता है, और ये फिर ओइडिया कहलाते हैं। कोनिडिया के अंदर तो एक वेल डेवलप्ड कोनिडियो 4 होता है, जैसे कोनिडियो 4 हो कोई, और इस कोनिडियो 4 के ऊपर फिर कोनिडिया बने, तो यहाँ पे तो एक डेडिकेट स्ट्रक्चर होती है जो इसके लिए समर्पित है कि इसको काम ही कोनिडिया बनाने का। लेकिन ये तो वेजिटेटिव ब्रांच होती है, और जो वेजिटेटिव फिलामेंट है, जो हाइफा है, उसी में रिपीटेड सेप्टम बन जाने से काफी छोटी छोटी स्ट्रक्चर बन जाती हैं जो कि प्रोपेग्यूल का बिहेव कर सकती हैं, जर्मिनेट करके नया हाइफा बना सकती हैं। तो दे आर ओइडिया। तो व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नंबर को इंक्रीज करना बहुत बड़ा इश्यू रहता है, और जो भी प्रोपेग्यूल बने वो काफी छोटे बनने चाहिए, ये केवल एक अलग चीज आ जाती है।
क्लेमाइडोस्पोर आपको एक डिफरेंट एंगल से ध्यान में रखना होता है कि ये नंबर बढ़ाने के लिए नहीं है, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। तो एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाई जाती है। तो ये डिफरेंट है, ये लाइफ को बचाने का तरीका होता है, जैसे एकाइनिट्स होती हैं, ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर है। तो बाकी जो भी हमें नॉर्मल चीजें देखने को मिलती हैं सेक्सुअल के अंदर, वो सारे तरीके आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। तो वो तो बिल्कुल सेम सा ही पिक्चर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, तो वेजिटेटिव में तो स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती है डायरेक्टली। जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, वही प्रोपेग्यूल का बिहेव करने लग जाते हैं। तो एस्कोमाइसीट में थोड़ा सा हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग मेंबर आता है, यीस्ट। और यीस्ट में हमने देखा था कि यीस्ट के अंदर बडिंग भी होती है, और जो बडिंग है वो रिप्रेजेंट करती है वेजिटेटिव तरीके को, कि जब यीस्ट की सेल, क्योंकि यीस्ट एक एस्कोमाइसीट मेंबर है और इसमें छोटी छोटी बड क्रिएट होती हैं जो इंडिविजुअल सेल के रूप में ग्रो कर सकती हैं। तो ये जो कंडीशन है ये वेजिटेटिव को रिप्रेजेंट करती है कि बडिंग जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका होता है, ये एसेक्सुअल का तरीका नहीं होता है। तो बडिंग यीस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए, क्या नाम होता है बडिंग यीस्ट का? सैकेरोमाइसिस सिरिवेसी। आप लोग वॉइस सुन पा रहे हैं ना? वॉइस सुन पा रहे हैं ना आप लोग? ठीक है ठीक है, रिप्लाई नहीं देते तो फिर मुझे चिंता हो जाती है। और जैसे बडिंग यीस्ट के लिए आपको इसका नाम, क्योंकि ये एक मान लीजिए कि बिल्कुल बेसिक सी बात है कि हमें कम से कम बडिंग हो रहा है, तो कौन सी यीस्ट के अंदर बडिंग होता है, उसका नाम सैकेरोमाइसिस सिरिवेसी है। ऐसे ही यीस्ट में ही आपको बाइनरी फिशन भी देखने को मिलता है। ऐसे यीस्ट सेल्स भी हैं जो बाइनरी फिशन शो करती हैं। बाइनरी फिशन में क्या होता है, जैसे कि अपन बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया की सेल होती है और उसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट होता है, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन अंदर की तरफ ग्रो करके जब बढ़ जाएगा तो इंडिविजुअल दो सेल बन जाती है, ये बाइनरी फिशन कहलाता है। तो जस्ट लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट की कुछ सेल्स हैं या यीस्ट की कुछ स्पीसीज हैं जो बाइनरी फिशन को भी शो करती हैं। तो जो हमारे बैक्टीरिया जो कि बाइनरी फिशन देते हैं, उनको अपन साइजोमाइसीट्स में रखते हैं। साइजोमाइसीट्स, ये जो बाइनरी फिशन देने वाले बैक्टीरिया हैं उनके लिए ये। तो हमारी जो यीस्ट स्पीसीज जो कि बाइनरी फिशन के द्वारा वेजिटेटिवली ग्रो करती हैं उनके लिए हमारा नाम हो जाएगा साइजोसैकेरोमाइसिस। साइजोसैकेरोमाइसिस। तो साइजो से आप ध्यान दे लेंगे कि बैक्टीरिया जो बाइनरी फिशन करते हैं उनकी क्लास को भी हम साइजोमाइसीट्स बोलते हैं। और साइजो का मतलब होता है हाफ हो जाना, दो बराबर टुकड़ों के अंदर टूट जाना। तो इसकी जो काफी कॉमन स्पीसीज है वो है साइजोसैकेरोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस। तो ऑक्टोस्पोरस से तो हम जानते हैं कि एस्कोमाइसीट मेंबर हैं, तो इसमें एस्कस जब बनेगा तो उसमें 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। तो एस्कोस्पोर बनना, एस्कस बनना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है। बडिंग बनना या बाइनरी फिशन होना, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मैटर होते हैं।
ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, एक तीसरी स्पीसीज भी होती है यीस्ट के अंदर, और दैट इज हेलोबियल। दैट इज हेलोबियल। जैसे आप एंडोस्पर्म पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, और एक होता है उनके बीच वाला, दिस इज हेलोबियल। तो बडिंग के रूप में भी होता है और बाइनरी फिशन जैसा भी होता है, दोनों का मिक्सअप और इंटरमीडिएट जैसी कंडीशन होती है। ये इंटरमीडिएट कंडीशन है। इसका नाम है हेलोबियल, और ये है सैकेरोमाइकोड्स। सैकेरोमाइकोड्स, सैकेरोमाइसिस नहीं है, सैकेरोमाइकोड्स है। और जो स्पीसीज का नाम है, जो कॉमन स्पीसीज, हालांकि स्पीसीज तो खूब सारी होती है, और वो है लुडविगई। ये डब्ल्यू है। तो जब आप बात करते हैं सैकेरोमाइकोड्स तो ये हेलोबियल में काउंट होगा। जब आप साइजो सैकेरो बोलोगे तो वो बाइनरी फिशन का मामला है। जब आप नॉर्मल सैकेरोमाइसिस की बात कर रहे होते हो तो वो बडिंग वाला इश्यू होता है। तो चाहे बडिंग हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे हेलोबियल वाला सिस्टम हो, ये तीनों ही पार्ट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बातें हमारी हो गई कि नॉर्मली हमारा जो वेजिटेटिव है उसके रूप में हम थोड़ा सा यीस्ट को ध्यान रख सकते हैं, और ऐसे ही एसेक्सुअल के अंदर जो कॉमन तरीके हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिए। और बाकी जो कुछ खास बातें आएंगी वो हम जो भी खास मेंबर हैं यहाँ के जो कि थोड़े से इंटरेस्टिंग हो सकते हैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके साथ में उनको जोड़ लेंगे, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि नेक्स्ट वन अपन को डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो एस्कोमाइसीट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है उसका एक जनरल डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। तो पहली बात तो ये आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यहाँ पे गैमेटेंजिया बनेंगे, और गैमेटेंजिया में जो मेल गैमेटेंजिया होगा उसको हम जैसे कि एंथेरिडियम के बराबर की स्ट्रक्चर ही मानते हैं, और उस एंथेरिडियम को, या जिस ब्रांच के ऊपर एंथेरिडियम डेवलप होता है, एंथेरिडियम जिस ब्रांच के ऊपर डेवलप होता है उस ब्रांच को हम बोलते हैं पोलिनोडियम। पोलिनोडियम, क्योंकि लाइफ के अंदर जो मेन माइसीलियम है, जो मेन माइसीलियम है वो है प्राइमरी माइसीलियम, और प्राइमरी माइसीलियम का एक पूरा नेटवर्क पाया जाता है, एक जाल मिलेगा, और इस जाल के अंदर काफी सारे हाइफे हैं, और उसमें से वो हाइफा जो एंथेरिडियम बनाएगा उसको हम बोलते हैं पोलिनिडियम। सिमिलरली दूसरा जो गैमेटेंजिया यहाँ पे होगा वो फीमेल गैमेटेंजियम है, और उसको हम यहाँ पे उगोनियम नहीं बोलते हैं, उसका जो नाम होता है वो होता है एस्कोगोनियम। और एस्कोगोनियम जिस ब्रांच के ऊपर डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं आर्किकार्प। आर्किकार्प। तो जो हमारा माइसीलियम होगा उस माइसीलियम में दो प्रकार की ब्रांचेज हैं, कि ऐसी ब्रांच जो मेल ब्रांच है उनका नाम होगा पोलिनोडियम, और जो फीमेल ब्रांच है जिनके ऊपर आगे जाकर के एस्कोकार्प, एस्कोगोनियम बनेगा, वो आर्चिकार्प कहलाते हैं। एंथेरिडियम की जो डिजाइन होती है, एंथेरिडियम की जो डिजाइन है वो बिल्कुल नॉर्मली हम जो लोअर क्लासेस में देखा था सेम वैसा ही होता है, कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है,
और इसका जो माइसीलियम है वो माइसीलियम हालांकि सेप्टेड माइसीलियम होता है और ये मोनोकेरेटिक होता है। ये नॉर्मल जो माइसीलियम है वो मोनोकेरेटिक माइसीलियम है। ये मोनोकेरेटिक यूनिन्यूक्लिएट प्राइमरी माइसीलियम है जो हाईली ब्रांच्ड होता है। और ये पर्टिकुलर जो ब्रांच थी वो पहले पॉलिनोडियम के रूप में बिहेव कर रही थी, बाद में ये एंथ्रेडियम के रूप में डेवलप हो जाती है। और सेकेंडली जो यहाँ पे फीमेल गैमेटेंजियम होगा वो एक फूला हुआ बेस वाली स्ट्रक्चर है और इसका एक भाग ऊपर बाहर निकला रहता है एक रिसेप्टिव हाइफे के रूप में। इसको अपन ट्राइकोगाइन बोलते हैं। और यहाँ प्रॉपर जो फीमेल न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट होता है वेंटर के अंदर। तो दिस इज मेल गैमेटेंजियम, दिस इज फीमेल गैमेटेंजियम। इसको हम एस्कोगोनियम बोलते हैं। और इनके बीच में कोई गैमेटेंजियल कांटेक्ट नहीं होता है, नो गैमेटेंजियल कांटेक्ट। रैदर यहां पे क्या होगा कि मेल गैमेट्स बनेंगे जो स्पर्मेशिया के बराबर स्ट्रक्चर होती है, ये जाकर के फिर कांटेक्ट करते हैं। और जब इनका कांटेक्ट हो जाएगा तो कांटेक्ट के बाद में जो न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाएगा। और ये स्ट्रक्चर एक डाइकैरियन में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस डाइकैरियन के अंदर बाद में माइटोटिक डिवीजन होंगे और उससे एक सेकेंडरी माइसीलियम क्रिएट होगा। ठीक है ना, अभी तो एक सिंगल सेल है ये, और बाद में इससे पूरा का पूरा एक हाइफा क्रिएट हो जाएगा जिसमें डिविजन्स होंगे। और जैसा कल हमने देखा था कि जब ये स्ट्रक्चर ग्रो करेगी तो इसमें क्रोजियर फॉर्मेशन होती रहेगी। और अल्टीमेट जो सेल होती है वो एस्कस मदर सेल के रूप में बिहेव करती है। और फिर उसमें रिडक्शन डिवीजन हो जाता है और फिर यहाँ पे एस्कस बनेगा और उस एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। मेन आप चीजों को समराइज करें तो देखिए यहाँ पे गैमेटेंजिया बनने ही हैं, लेकिन नाम थोड़े से अलग हैं। इसको हम एस्कोगोनियम बोलते हैं। एस्कोगोनियम के अंदर आपको एक खास स्ट्रक्चर मिलनी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मेल गैमेट को रिसीव करने का काम करेगी या मेल सेल को रिसीव करने का काम करती है, तो ट्राइकोगाइन। जब ये हो जाएगा तो देन आफ्टर डाइकैरियन बनना है। डाइकैरियन से डायरेक्ट एस्कस नहीं बनता है, ऐसा नहीं कि इसी से एस्कस बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा, एक इनडायरेक्ट माइसीलियम बनेगा, सेकेंडरी माइसीलियम। और जब ये सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा तो
ये वाला सेकेंडरी माइसीलियम बेसिडियोमाइसीट के सेकेंडरी माइसीलियम से कैसे अंतर देता है, तो आप कहेंगे कि देखो इसमें क्रोजियर फॉर्मेशन होती है। तो क्रोजियर फॉर्मेशन से आप पहचान सकते हैं कि ये सेकेंडरी माइसीलियम एस्को का है या ये बेसिडियो का है, ठीक है। और फाइनली जो पेनल्टी मैट सेल होती है, जो सबसे ऊपर वाली सेल है, इसको हम पेनल्टी मैट सेल भी बोलते हैं, जिसके अंदर कैरियोगेमी हो जाएगी, तो वो फिर एस्कस मदर सेल के रूप में बिहेव करती है, वो 2n हो जाएगी, फिर रिडक्शन डिवीजन का रोल आ जाएगा, देन 8 एस्कोस्पोर्स वो बन जाएंगे। जब तक कि ये पार्ट कंप्लीट होता है तब तक यहाँ पे जो हाइफे थे, यहाँ पे जो हाइफे होते हैं, ये सारे हाइफे स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्टिमुलेट का मतलब जैसे ही यहाँ डाइक्रोटाइजेशन हुआ या ये मेल न्यूक्लियस रिसीव हो गया, तो ये सारे हाइफे स्टिमुलेट हो जाते हैं। और स्टिमुलेट होकर के इस सारी डिजाइन को चारों तरफ से कवर करने लग जाते हैं, इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे। और अब ये सारे स्ट्रक्चर यानी कि फर्टिलाइज्ड वाला भाग बीच में रह गया, और ये बाहर के जो वेजिटेटिव हाइफे थे वो स्टिमुलेट हो गए थे आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर कैरियोगेमी, है ना। तो वो फिर कन्वर्ट होकर के पूरा एक डिजाइन बना देंगे, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है इसका नाम होता है एस्कोकार्प। दैट स्ट्रक्चर इज एस्कोकार्प। एस्कोकार्प का मतलब एस्कोमाइसीट्स का फ्रूटिंग बॉडी है। एस्कोमाइसीट्स का फ्रूटिंग बॉडी है। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने से पहले ये सारा स्ट्रक्चर है कि एंथ्रीडिया बनेंगे, ये मेल सेल्स बनेंगी, ट्राइकोगाइन पे रिसीव होगा, ये सब उसमें अंदर चलता रहेगा, और बाहर का सारा जो पार्ट है वो स्टिमुलेट होकर के एक फलन पिंड के रूप में डेवलप हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। अब ये एस्कोकार्प अलग अलग प्रकार का बन सकता है, कि एस्कोमाइसीट्स के अंदर जो एस्कोकार्प बनेगा उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। तो वो टाइप कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं अपन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम एस्कोकार्प के जो टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं कि एस्कोकार्प में क्या क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प। देखिए, एक तो एस्कस ऐसा बन सकता है कि ये नीचे हाइफा था, और जब स्टिमुलेशन हो तो जो स्ट्रक्चर बने वो इससे थोड़ी सी ऊपर उठ जाए, और जो एस्कस हैं वो इसमें यहां प्रेजेंट होते हैं। आप इसको जूम करके देखें तो ये एस्कस है इसके अंदर, और एस्कस के बीच बीच में कुछ स्ट्राइल हाइफे रहते हैं। तो जो स्ट्राइल हाइफे हैं दे आर स्टेराइल हाइफे, इनको हम पाराफाइसिस बोलते हैं, और ये प्रॉपर एस्कस है। तो प्लूरल के अंदर आप इनको ऐसा ही बोलेंगे। और ये जो पूरी परत बनती है इनसे, इसको हम बोलते हैं हाइमीनियम।
तो हाइमीनियम इज द फर्टाइल लेयर, फर्टाइल लेयर, फर्टाइल लेयर ऑफ एस्कोकार्प। ऐसे ही बेसिडियोमाइसीट के अंदर भी जो फर्टाइल लेयर बनते हैं उसको हम हाइमीनियम ही बोलते हैं। और ये जो पूरा डिजाइन बनता है कि जस्ट लाइक ए प्लेट, एक प्लेट जैसा है, प्लेट लाइक, और जैसे कोई कम गहरा जो प्याला होता है ना, जैसे कि उसको हम शक्कर सैप बोल सकते हैं। और बाहर जो डिजाइन बनी थी, जो इसका कवर है, वो कहलाता है पेरिडियम। तो ऊपर की साइड में हाइमीनियम की लेयर है, नीचे पेरिडियम की लेयर है, और ये पूरा स्ट्रक्चर पेरिडियम प्लस हाइमीनियम, ये एस्कोकार्प है। और ऐसा जो डिजाइन होगा जिसमें ये बिल्कुल प्लेट जैसा हो या शक्कर सैप्ड हो, तो उसका नाम होता है एपोथीसियम। एपोथीसियम, आपको ध्यान देना है कि जो थीका वर्ड होता है, थीका, THECA, थीका फॉर फर्टाइल पार्ट, और एपो का मतलब ये एक्सपोज्ड है, बाहर की तरफ है, ये कहीं अलग से छुपा हुआ नहीं है, दिस इज एपोथीसियम। तो सबसे सिंपल तरीका तो ये हो सकता है कि एपोथीसियम बन रहा हो। दूसरा जो तरीका है वो कुछ हम ऐसा कहें कि इसका जो डिजाइन है वो फ्लास्क जैसा है, कि नीचे हाइफे है और ये हाइफे कुछ इस प्रकार से इंटरवूवन हो जाते हैं कि स्ट्रक्चर एक फ्लास्क जैसी डिजाइन बनाती है। और इस फ्लास्क लाइक डिजाइन के अंदर एस्कस प्रेजेंट हो, और बिल्कुल सेम उसी प्रकार से इनके बीच में भी स्ट्राइल हाइफे प्रेजेंट होंगे, और कुछ हाइफे यहां भी प्रेजेंट होते हैं, इसकी फ्लास्क की जो गर्दन है वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा जो डिजाइन है जो कि फ्लास्क जैसा है, उसके लिए हमारा जो वर्ड होता है वो होता है पेरिथीसियम, पेरी। तो यहाँ पे ये जो छोटे वाले फिलामेंट्स हैं, जो स्ट्राइल हाइफे हैं, वो कहलाते हैं पेरीफाइसिस। जो बड़े वाले हैं वो कहलाते हैं पाराफाइसिस, और बीच में इनके एस्कस हैं। और डिजाइन फ्लास्क जैसा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, पेरिथीसियम। सिमिलरली अगर हम और इसका तीसरा वेरिएंट देखें, तो थर्ड वेरिएंट में हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो कंप्लीट बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये कवर्ड रहती है हाइफे से। ये चारों तरफ से इंटरवोवन हाइफे होते हैं जो आपस में उलझे रहते हैं। जब आपने कहा कि जैसे ही ट्राइकोगाइन के ऊपर मेल न्यूक्लियस रिसीव कर लिया जाएगा, तो बाहर के हाइफे स्टिमुलेट हो जाते हैं, और स्टिमुलेट होकर के वो एक कंप्लीट कवर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, कवर्ड होलो बॉल लाइक फ्रक्टिफिकेशन। और इसकी जो दीवार है वो दीवार हाइफे से बनी हुई है, जो कि स्टिमुलेटेड हाइफे थे, और इसके अंदर एस्कस प्रेजेंट होते हैं। तो एस्कस अंदर एनक्लोज्ड है, एस्कस एनक्लोज्ड है, और पेरिडियम इसको चारों तरफ से घेर लेती है। एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड बाय
पेरिडियम। तो ये कंप्लीटली कवर्ड हो जाएगा, यानी कि ये खुलता नहीं है। जैसे यहां अपन बात करें एपोथीसियम में, तो ये पूरा ही खुला हुआ था, ये तो ओपन ही था सरफेस, ओपन सरफेस। यहां इसमें एक छोटा सा छेद बच जाता है, उसको हम बोलते हैं ओस्टियोल। पोर है, एक पोर लाइक ओपनिंग है इसके पास, और यहां पे कोई ओपनिंग नहीं होती है, नो ओपनिंग, नो ओपनिंग। तो ऐसी डिजाइन को हम बोलेंगे क्लाइस्टोथीसियम। क्लाइस्टोथीसियम, क्लाइस्टोथीसियम नाम सुन के कुछ और याद आ रहा है क्या आपको? याद आ रहा है? क्लाइस्टोगैमस फ्लावर होते हैं कुछ, जिनमें फ्लावर हमेशा क्लोज रहते हैं, वो कभी ओपन नहीं होते फ्लावर। ठीक है, तो क्लाइस्टो का मतलब क्लोज्ड है, और थीका का मतलब एस्कस वाली स्ट्रक्चर सब उसमें बंद है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फलन पिंड है, लेकिन इसमें ओपनिंग नहीं होती है, तो क्लाइस्टोथीसिया बोलेंगे इनको। ऐसे ही अगला तरीका हो सकता है जिसको हम बोलेंगे एस्कोस्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा एक्चुअल में एक इंटरवूवन नेटवर्क होता है, कि जब हाइफे आपस में इंटरवूवन हो जाते हैं, गुथ जाते हैं, तो जो हाइफे थे वो आपस में गुथ गए हैं ना, वो आपस में उलझ गए हैं, और उनके उलझने से एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। तो जस्ट लाइक ए टिश्यू। तो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, उसके लिए हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और इसी के अंदर जो एस्कोजेनस हाइफे थे वो भी प्रेजेंट थे, और वो एस्कस इसी में प्रेजेंट है। तो एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर हो और उसमें एस्कस है वो फंसे हुए हो, वो कहलाएगा एस्कोस्ट्रोमा। कि एस्कस तो है लेकिन वो कोई डिजाइन नहीं है, वो एक पेरेनकाइमेटस टिश्यू लाइक इंटरवूवनिंग हो गई है, हाइफे आपस में एक जाल बना चुके हैं, गुथ गए हैं आपस के अंदर, तो हम बोलेंगे इसको एस्कोस्ट्रोमा। ऐसे ही एक और पार्ट हमारे पास हो सकता है जो कि इसकी नेक्स्ट वन टाइप हो जाएगी, फिफ्थ टाइप, दैट इज हिस्टेरोथीसियम। हिस्टेरोथीसियम, हिस्टेरोथीसियम इन सबसे थोड़ा सा अलग होता है। ये इसकी जो सैप होती है वो होती है बोट सैप्ड, जैसे पानी में चलने वाली नाव होती है ना, बोट सैप्ड है। और ये लेदरी होता है, यानी कि इसकी जो बनावट होती है वो चमड़े जैसी होती है, लेदरी टेक्सचर। तो बोट लाइक है, और इसमें एक लॉन्जिट्यूडनल स्लिट पाई जाती है। और एस्कस इसके अंदर बंद रहते हैं। तो एक लॉन्जिट्यूडनल स्लिट है और एस्कस इसके अंदर एनक्लोज्ड है। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये इस लॉन्जिट्यूडनल स्लिट से ओपन होता है। तो एस्कस किस प्रकार से अरेंज होंगे, सराउंडिंग जो नेटवर्क है वो स्टिमुलेट होकर के कैसा डिजाइन बनाएगा, उसको लेकर के यहाँ पे एस्को कार्प हो सकते हैं। और एस्को कार्प के फिर क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे देख लेते हैं। तो आई थिंक ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं।
इसके बाद में हम कुछ इंटरेस्टिंग मेंबर्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एस्परजिलस की। एस्परजिलस, और वेरी कॉमन जो इसकी स्पीसीज है वो है एस्परजिलस नाइजर। और जो एस्परजिलस नाइजर है, इसका दूसरा नाम जो है वो है यूरोसियम। जो परफेक्ट स्टेज है, परफेक्ट स्टेज के अकॉर्डिंग इसका जो नाम है वो यूरोसियम भी है। कुछ खास बातें आप ध्यान दे लेना कि इसका जो एस्कोकार्प बनता है वो क्लाइस्टोथीसियम होता है। ये बिल्कुल गेंद जैसा खोखला है, क्लाइस्टोथीसियम। तो आप समझ गए एस्कोकार्प की बात हो रही है। इसी को हम वीड ऑफ लेबोरेटरी भी जानते हैं। वीड ऑफ लेबोरेटरी के रूप में भी हम इसको जानते हैं। और फर्दर पॉइंट्स के रूप में ये मोस्टली सैप्रोफिटिका है। मोस्टली सैप्रोफिटिक है, तभी तो लैब के अंदर जो कल्चर मीडिया होते हैं उनको नॉर्मली कॉन्टामिनेट कर देते हैं। तो कॉन्टामिनेशन काफी ज्यादा करता है, तो इसीलिए हम उसको एक खरपतवार की लैब के अंदर अनवांटेड ग्रोथ ज्यादातर इसी की आती है। एक फर्दर पॉइंट आप इसमें ऐड करें कि पर्टिकुलर जो टॉक्सिक कंपाउंड है, पर्टिकुलर एक टॉक्सिक केमिकल कैटेगरी है जिसको हम माइकोटॉक्सिन बोलते हैं। फंजाई से सीक्रेट होने वाले हार्मफुल केमिकल माइकोटॉक्सिन। तो यहाँ एस्परजिलस से जो माइकोटॉक्सिन सीक्रेट होता है वो है एफ्लोटॉक्सिन। एफ्लोटॉक्सिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग एक अच्छा पॉइंट है, और ये कैंसरस कंपाउंड होता है। तो एफ्लोटॉक्सिन का सिक्रेशन एस्परजिलस करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हम फर्दर बात करें तो कुछ जो इकोनॉमिक यूजेज हैं, इकोनॉमिकली सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन एंड दूसरे जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रोडक्शन में ये यूटिलाइज किए जाते हैं, तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल भी हैं। फर्दर एक ह्यूमन डिजीज है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमाइकोसिस। ऑटोमाइकोसिस ये क्या होता है? ये एक ईयर डिजीज है। कुछ लोगों को कान में से मवाद आती रहती है, ओटोमाइकोसिस। तो उसका जो कारण है वो भी एस्परजिलस ही होता है। और ऐसे ही जो हमारे ग्रेजर एनिमल्स होते हैं, उनके भी एक डिजीज इससे होती है जिसको हम बोलते हैं एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस। तो एनिमल्स में होने वाला एस्परजिलोसिस डिजीज, ह्यूमंस में होने वाला ओटोमाइसिस डिजीज, ये सब भी एस्परजिलस से ही होते हैं। तो डिजीज के एंगल से भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से फंगस से कौन सी डिजीज होती है। कुछ जो बातें आती हैं इकोनॉमिक लेवल की वो आपको ध्यान रखनी है। कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिन्स कोई सीक्रेट करता है वो अपन को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं कि इसका जो क्लाइस्टोथीसियम होता है, हालांकि लेवल थोड़ा ज्यादा डिफरेंट चला जाता है, लेकिन फिर भी आप चलो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसमें जोड़ सकते हैं कि क्लाइस्टोथीसियम के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं। कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं हुले सेल्स। तो जो भी हाइफा होता है
उस हाइफे के अंदर जहां जहां एस्कोजेनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जहां जहां से एस्कस बनना होता है, वहां पे कुछ स्वेलिंग्स पाई जाती हैं, और ये कुछ खास प्रकार की सेल्स हैं। इनका नाम होता है हुले सेल्स। तो हुले सेल्स भी आपको एस्परजिलस में देखने को मिल जाएंगी। ऐसे ही हमने पीछे की क्लासेस में भी बात की थी कि जब इसका कॉनिडियोफोर बनेगा, तो कॉनिडियोफोर जिस सेल से ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं फुट सेल। थोड़ा सा आप इसका डिजाइन भी ध्यान दे सकते हैं कि पहले जो माइसीलियम होगा, इस माइसीलियम की वो सेल जिसको कॉनिडियोफोर बनाना है वो फुट सेल के रूप में बिहेव करती है, और इससे कॉनिडियोफोर डेवलप होकर के आता है। दिस इज कॉनिडियोफोर। और यहाँ जो कॉनिडियोफोर बनेगा, इस कॉनिडियोफोर के ऊपर एक वेसाइकल बनेगी लास्ट में, और वेसाइकल के ऊपर कुछ खास प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती हैं, बॉटल लाइक संरचनाएं होती हैं, वो बनेंगी। और इनके ऊपर फिर कॉनिडिया चैन के अंदर बनते हैं। तो कॉनिडियोफोर, देन वेसाइकल, इनको हम स्टेरिगमाटा भी बोलते हैं, और इनको हम मेट्यूले भी बोलते हैं। ये प्राइमरी, सेकेंडरी ऐसे हो सकते हैं, और फिर इनके ऊपर कॉनिडिया एक चैन के रूप में ग्रो करते हैं। तो दो चीजें थी, एक स्टेरिगमाटा, इसको आप ध्यान रखें, और एक फुट सेल, ये थोड़ा सा आप एस्परजिलस के रिगार्डिंग ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बात कर सकते हैं सेकंड मेंबर को। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट मेंबर अपन ले सकते हैं, दैट इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को अपन ग्रीन या ब्लू मोल्ड के रूप में भी जानते हैं। इसकी जो परफेक्ट स्टेज है वो है टेलेरोमाइसिस। जैसे एस्परजिलस को यूरोसियम बोलते हैं, वैसे पेनिसिलियम का जो दूसरा नाम होता है वो टेलेरोमाइसिस होता है। और पेनिसिलियम का जो नाम है कि इसको हमने पेनिसिलियम बोला, तो वो लिया गया है पर्टिकुलर जो आर्टिस्ट ब्रुश होती है, जैसे किसी कलाकार के पास जो ब्रुश होती है उसका उससे रिजेंबल करता है, तो वो जो नाम है दैट इज पेनिकुलस। तो अभी जो हम एस्परजिलस की बात कर रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कॉनिडियोफोर बनेगा, और जो कॉनिडियोफोर होता है वो आगे जाकर के ब्रांच्ड हो जाता है। और जो ब्रांच्ड कॉनिडियोफोर हैं, इनके ऊपर फिर स्टेरिगमेटा या न्यूटेली ये सब डेवलप होंगे। और अल्टीमेट पोजीशन के ऊपर फिर कॉनिडिया डेवलप होते हैं।
तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक ब्रुश जैसा हो जाता है, कि हम इसको देखें तो ये एक ब्रुश जैसा डिजाइन बन गया, तो वहां से इसका नाम लिया गया है। और खास बात दूसरी हम नीचे देखें कि इसका जो ओरिजिन है, इसका जो कनेक्शन है वो नॉर्मल वेजिटेटिव हाइफे से ही होता है। यहाँ पे कोई अलग से फूड सेल नहीं होती है, ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स ही होती है, यानी कि कोई भी हाइफा है उससे ये डेवलप हो सकते हैं। तो वहां फूड सेल थी, यहाँ फूड सेल नहीं होती है। वहां पे कॉनिडियोफोर ब्रांच नहीं था, यहाँ पे ब्रांच्ड कॉनिडियोफोर है, ब्रांच्ड कॉनिडियोफोर। ठीक है, कुछ इसकी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इसमें एक दूसरा काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है कि जब सराउंडिंग के अंदर अगर सुगर्स प्रेजेंट होती हैं तो सेल्स के अंदर एक्सेसिव सेप्टेशन होने लग जाएगा, कि जरूरत से ज्यादा सेप्टा बनने लग जाएंगे, तो काफी स्मॉल सेल्स बनेंगे ना, स्मॉल सेल्स बनने लग जाती हैं, जिनको हमने कहा ओइडिया। और जो ओइडिया बनते हैं वो ओइडिया भी बाद में बडिंग करने लग जाते हैं। तो एक तो पहले से ही छोटी छोटी सेल्स बन गई और फिर उनसे बडिंग और होने लग जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेज होती है कि एक्सेसिव सेप्टेशन होने से, और वो भी हर कभी नहीं होता है, जब सराउंडिंग के अंदर सुगर्स प्रेजेंट होती है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन हो गई फंगस के लिए, तब ये एक्सेसिव ओइडिया बने और ओइडिया के साथ साथ में उनके बडिंग भी होने लग जाए। ओइडिया बड़े हुई नहीं, उनसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर और बनने लग रही है, इसको हम बोलते हैं टोरूला स्टेज। टोरूला स्टेज। तो पेनिसिलियम के अंदर आपको टोरूला स्टेज देखने को मिलेगी और उसका कनेक्शन ओइडिया के अंदर बडिंग से होता है, राइट। तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। और फिर बात आती है कि जो पर्टिकुलर जो हाई वैल्यू कंपाउंड है पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, उसको कौन सी स्पीसीज से ऑब्जर्व किया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम। तो आरपीएससी के लेवल के हिसाब से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं भाई, कि ये कौन सा कहां से प्राप्त होता है, ये आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होता है। इसी प्रकार से दूसरी स्पीसीज है जिससे भी एंटीबायोटिक प्राप्त होता है, वो है ग्राइसोफल्विन। ग्राइसोफल्विन ये भी एक एंटीबायोटिक है, सिमिलरली ये भी एक एंटीबायोटिक है। और ये जिस स्पीसीज से है वो भी पेनिसिलियम की स्पीसीज है, दिस इज ग्राइसोफल्वम। तो ज्यादातर तो अपन को यही ध्यान में रहता है कि पेनिसिलिन अपन को नोटेटम से प्राप्त होती है। तो सिमिलरली जो ग्राइसोफल्विन जो एंटीबायोटिक है वो नाम से याद हो जाएगा, तो इसमें तो ज्यादा इश्यू बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये मैच हो जाएगा ना कि ये कौन से प्राप्त होता है, ये दिख जाएगा, तो फिर आपका तो वही इश्यू ही नहीं बचता कुछ भी। ठीक है, इसके बाद में हालांकि मेंबर तो काफी सारे ले सकते हैं, लेकिन अपना यहाँ इतना कोई ज्यादा डीप में जाने का ज्यादा मैटर बचता नहीं है, तो अपन को इन चीजों से थोड़ा बचना भी चाहिए। फिर भी हम कुछ पॉइंट्स को इसमें ऐड कर लेते हैं। एक तो हर एक फंगस या कोई भी फंगल ग्रुप है तो उसको आपको डिजीजेस के साथ में तो ज्यादा से ज्यादा जोड़ के रखना है, ताकि डिजीज वाला सेक्शन भी आपका साथ में तैयार होता रहेगा। तो वन इज पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब कुछ ऐसा है कि जो पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्पीसीज होती है वो होती है एरिसाइफी की। तो एरिसाइफी भी ऊमाइसीड से बिलोंग करने वाले ही फंगस है जो पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करते हैं।
यानी कि जो कुकुरबिट्स होते हैं, जैसे घिया है, ककड़ी है, इनके पत्तों के ऊपर सफेद सफेद सा चूर्ण सा लगा रहता है, वो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होती है। और इसी की पर्टिकुलर स्पीसीज है, एरिसाइफी की ही पर्टिकुलर स्पीसीज है। दिस इज एरिसाइफी और स्पीसीज का नाम है यहाँ पे, दिस इज चिक्कोसीरियम, चिक्कोसीरियम। इसमें खास बात ये है कि जो एस्कस बनेगा, एस्कस के अंदर ओनली 2 एस्कोस्पोर होते हैं, यानी कि बनते तो 8 ही हैं, लेकिन 8 में से 6 हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो मैच्योर एस्कस में केवल 2 ही एस्कोस्पोर देखने को मिलते हैं। तो उस एंगल से थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि एरिसाइफी की स्पीसीज है और कुकुरबिट्स में ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज को कॉज करते हैं, राइट। इसी प्रकार से जो शीशम के पौधे होते हैं उनमें भी पाउडरी डिजीज है, पाउडरी मिल्ड्यू इन डलबर्जिया सीसो। ये शीशम का नाम होता है, डलबर्जिया शीशम को बोलते हैं अपन। तो ये जो स्पीसीज है ये एरिसाइफी नहीं है, ये है फाइलेक्टिना। तो एरिसाइफी भी पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करती है, फाइलेक्टिना भी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करती है। और यहां पर भी आपको 2 ही एस्कोस्पोर होते हैं, ओनली 2 एस्कोस्पोर। तो ये नॉर्मली जैसे 8 नंबर होता है तो थोड़ा सा हम 2 एस्कोस्पोर ही बनते हैं पर एस्कस, ये थोड़ा सा हम इनसे ध्यान रख सकते हैं कि हाँ ये बातें हमें पता रहनी चाहिए। इसके बाद में काफी इंटरेस्टिंग मेंबर आपके पास आ जाता है, वो है अर्गट फंगस। ये कौन होता है? अर्गट क्लेविसेप्स। और क्लेविसेप्स के अंदर जब हम बात करते हैं, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स की जो स्पीसीज है परप्यूरिया, ये तो डिजीज कॉज करती है अर्गट इन राई। और दूसरी स्पीसीज है फ्यूजीफॉर्मिस, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, ये कॉज करती है अर्गट ऑफ बाजरा। तो आप राजस्थान की परीक्षा देने वाले हो तो बाजरे को ध्यान रखना। और क्लेविसेप्स की कौन सी स्पीसीज रहेगी? क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, ये अर्गट डिजीज कॉज करती है। और अगर हम बात करें कि ये अर्गट क्या होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये जो प्लांट्स हैं इनमें जब फ्लावरिंग आती है तो इनका जो ओवेरी टिश्यू होता है ना, उस ओवरी के ऊपर जो इनकी स्टिग्मा होती है, जैसे बाजरे की बात करें तो स्टिग्मा फेदरी होती है, पंख जैसी होती है। माइक्रोसिफेली पुराना नाम है, माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली, हाँ पुराना नाम उसका। और जब हम बात करते हैं फिदरी स्टिग्मा की, तो ये एक अडेप्टेशन होता है। दिस इज द अडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन।
जब हम प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग पढ़ेंगे ना, तो ये चीज हमारे सामने आएगी कि जो पोएसी के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो स्टेमन होते हैं वो भी खास प्रकार के होते हैं, जिनमें वर्सेटाइल मूवमेंट पाई जाती है। तो ये भी हवा के साथ मूव करते हैं, तो पोलन ग्रेन्स को आराम से डिस्चार्ज कर सकते हैं और हवा के थ्रू ही पोलन यहाँ पे लैंडिंग करते हैं। तो फिदरी स्टिग्मा का पाया जाना ग्रासेस का करैक्टर है, और जो बाजरा है वो एक ग्रास ही है। और जब यहाँ पे कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं तो उनसे जो माइसीलियम बनता है, प्राइमरी माइसीलियम बनेगा, और ये प्राइमरी माइसीलियम ये ओवेरी है। तो ओवेरी के सारे टिश्यूज को माइसीलियम ग्रो करता जाएगा, ओवेरी के सारे टिश्यूज कंज्यूम हो जाएंगे, और सारा का सारा जो ओवेरी है वो फंगल मास से भर जाता है। ओवेरी filled by fungal mass। इसमें यहाँ कोनिडियोफोर भी होते हैं और कोनिडिया भी होते हैं, और साथ में माइसीलियम भी होता है। और जब ये सारा का सारा मास फिलअप हो जाता है, ओवरी की वॉल इंटैक्ट रहेगी, अंदर सारा कंटेंट है वो फंगल मास में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं स्पेसिलियम। स्पेसिलियम। तो स्पेसिलियम स्टेज जो होती है वो इन्फेक्शन के दौरान जब ओवरी पूर्णतया फंगल हाइफे से या फंगल मास से भर जाती है तो वो स्पेसिलियम स्टेज होती है। और जिस समय पे ओवरी पूरी की पूरी फंगस से भरी हुई है, उसी समय पे जो इन्फेक्टेड ओवरी थी उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स निकलती रहती है, चिपचिपी सी। तो ये स्टिकी सब्सटेंस होता है जो इसमें से बाहर निकलता रहता है, उसको बोलते हैं ऊजिंग। कोई चिपचिपा रस जब बाहर बूंद के रूप में निकलता है उसको हम ऊजिंग बोलते हैं। तो अंदर सारा फंगस भरा हुआ है, फंगल मास, और बाहर कुछ चिपचिपा मटेरियल निकलता है। तो ये कहलाता है हनी ड्यू स्टेज। इसको बोलते हैं हनी ड्यू स्टेज। और जब ये सारी की सारी स्ट्रक्चर सूख जाए, जब ये ड्राई हो जाती है तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक डार्क ब्राउन इरेगुलर सैप की एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे हाइफे फंसे रहते हैं और साथ में ही इसमें कोनिडियोफोर और कोनिडिया फंसे रहते हैं। तो इसमें काफी सारे कोनिडिया भी हैं, वो फंगल हाइफे आपस में गुथ गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको अपन बोलते हैं स्क्लेरोसियम। जो एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है। तो अर्गट थोड़ा सा अलग है। कौन सी स्पीसीज कौन से प्लांट में अर्गट डिजीज कोज करती है वो ध्यान में रखना है। स्पेसिलियम स्टेज क्या होती है वो ध्यान में रखना है। और हनी ड्यू स्टेज का कनेक्शन इसी से होता है, स्क्लेरोसियम का कनेक्शन इसी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सिमिलरली अगर हम देखें तो वन इज अर्गोटॉक्सिन। कि जो अर्गट बनता है, अर्गट का मतलब ये जो स्क्लेरोसियम बना ना उसी को हम अर्गट बोलते हैं। अर्गट का मतलब स्क्लेरोसियम जो बना है, तो इसमें कुछ एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं।
जो स्क्लेरोसियम जो अभी आपने बनाया कि ये हाइफे सूख जाते हैं, ये स्क्लेरोसियम है और इसमें कुछ एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो अर्गट एल्कलॉइड्स हैं जिसमें कि मेनली कंपाउंड अर्गोटीन है। तो ये हार्मफुल कंपाउंड होते हैं। ये कॉन्स्ट्रिक्शंस कॉज करते हैं और मेनली यूट्रस कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। यूट्रस कॉन्स्ट्रिक्शन, तो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं वो इसकी प्रेजेंस के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट करने लग जाती हैं। तो इट इज अवॉइडेबल टू प्रेग्नेंट वुमेन की जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन को होती है कि इट में कॉज अबॉर्शन, इट में कॉज अबॉर्शन। तो अर्गट, अर्गोटॉक्सिन्स, स्क्लेरोसियम, अर्गोटिन, ठीक है, यूट्रस कॉन्स्ट्रिक्शन, अबॉर्शन, इन सब से भी कनेक्ट हो जाता है। ये कुछ आप ध्यान में रख सकते हैं। इसी प्रकार से और तो ज्यादा हम नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि बाकी मेंबर से ज्यादा कोई इश्यू भी नहीं बचता है कि हम सबको ऐसा लें और हमारे लेवल के अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो एक तो जैसे मोरेल फंजाई, ये कौन होते हैं? जो एडिबल मोरेल भी होते हैं इनको अपन बोलते हैं मोर्चेला। मोर्चेला आपने देखा होगा। तो इसका जो डिजाइन है वो लगता ऐसा है कि जैसे ये बेसिडियोमाइसीट होना चाहिए, जैसे लगता है ये बेसिडियोकार्प जैसा लगता है ना। तो ये बेसिडियोकार्प है नहीं, राइट। ये एस्कोमाइसीट फंगस ही है। मोरेल्स फंजाई एस्कोमाइसीट के ही मेंबर हैं और कुछ मेंबर एडिबल भी हैं। और मोर्चेला, इसको आप बीएससी एमएससी क्लासेज में जानते भी हैं। तो मोरेल फंजाई या एडिबल मोरेल, तो वहां आपको मोर्चेला ध्यान में रखना है। सिमिलरली कप फंजाई, ये कौन होते हैं? जिनमें कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है कि ऐसे कुछ डिजाइन्स बनते हैं। याद आ रहा है? पेजाइजा, तो पेजाइजा को हम कप फंजाई के रूप में जानते हैं। मोरेल्स मोर्चेला के लिए है, कप फंजाई के लिए पेजाइजा है। ये स्ट्रक्चर भी बेसिडियोकार्प जैसे ही दिखती है लेकिन ये भी बेसिडियोकार्प नहीं होता है। और पिछले एक पेपर में पूछा गया था ब्रैकेट फंजाई, वो कौन होते हैं? वो बेसिडियोमाइसीट है, वो एस्कोमाइसीट नहीं है। जैसे जो पेड़ों के तने होते हैं ना, जैसे अपन ने देखे हो पेड़ों के जो तने होते हैं इनके ऊपर कुछ इस प्रकार के बेसिडियोकार्प लगे रहते हैं। जैसे कि गाइनोड्रमा जैसे।
वो ब्रैकेट फंजाई है। तो स्पेशली ब्रैकेट फंजाई के नाम से पूछा गया था, तो वो बेसिडियोमाइसीट है, राइट। कप फंजाई है, ये पेजाइजा है, मोरेल फंजाई है, मोर्चेला है, ये एस्कोमाइसीट के मेंबर है। तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट था, इसमें एस्कोमाइसीट्स हमारे इस प्रकार से कवर किए जा सकते हैं कि हम एस्कोमाइसीट्स के रिगार्डिंग जनरल फीचर, उनकी लाइफ साइकिल के वेजिटेटिव सेक्सुअल से जुड़े हुए कुछ खास स्ट्रक्चर्स आने लग जाते हैं, कुछ खास पॉइंट आ जाते हैं क्लास वाइज, वो थे, और मेंबर वाइज भी जो बातें थी वो हमारी इसमें कवर हो सकती है। ठीक है, तो आई थिंक ये सब आपके कवर हो गए हैं ना, कोई इश्यू तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, तो बाकी आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास हमारा बेसिडोमाइसीट रह जाएगा, और फिर हम ड्यूटेरो को ले लेंगे, और देन आफ्टर ही हम चाहते हैं कि हाथों हाथ ही फिर जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाए इसका ना। ठीक है।